हेलो गाइस। वेलकम है आपका गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। आज है हमारी एच पी जी ओ आई टी की क्लास 11 जिसमें हम बात करेंगे एम एस एक्सेल के बारे में। बाकी इससे पहले आपने जितनी भी क्लासेस अटेंड करी हैं, हमने 2 मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, जिसमें से आपको पता लग गया होगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कैसे पेपर में आपको वहाँ पे इम्पॉर्टेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं एम एस एक्सेल से, जिसमें हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में, कुछ शॉर्टकट कीज यहाँ पे हम सीखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ रेफरेंसेस होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये व्हाट इज एम एस एक्सेल होता क्या है और इसका काम एक्चुअल में कहाँ यूज किया जाता है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एम एस एक्सेल एक्चुअल में होता क्या है। तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो क्रिएट करता है, एनालाइज करता है और विजुअलाइज करता है डाटा को। कहाँ पे? रो एंड कॉलम्स पे। ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मेरा कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें कुछ रॉज होती हैं आपकी और कुछ कॉलम्स होती हैं। तो इसमें जब डाटा को क्रिएट किया जाता है या एनालाइज किया जाता है या विजुअलाइज किया जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जो फर्स्ट स्प्रेडशीट थी मेरी वो कौन सी थी? वो थी मेरे पास विजिकाल्क। विजिकाल्क ये पेपर में पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, तो थोड़ा आपने यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरा आता है एम एस डॉस में स्प्रेडशीट मेरी क्या क्या नाम है? तो वो है लोटस 1, लोटस 2, लोटस 3। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट में स्प्रेडशीट को किस नाम से जाना जाता है? एम एस एक्सेल में एप्पल को स्प्रेडशीट के किस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है? नंबर्स। गूगल में गूगल शीट्स और लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को किस नाम से जाना जाता है? कार्क। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ की फैक्ट, कुछ एक्सटेंशंस। तो एक्स डॉट XLS मेरे पास एक्सटेंशन होती है एम एस एक्सेल की, और ये है ओल्ड वर्जन पे। और अगर मैं लेटेस्ट बात करूँ न्यू, तो वो कौन सी है? .XLSX। ये है मेरे पास एक्सटेंशन। जब फाइल को सेव किया जाता है तो एक्सटेंशन डॉट उस फाइल को लगाकर वहां से पता चलता है कि ये एक्सेल की या एम एस एक्सेल की फाइल है। तो एक्सटेंशन से ही उस फाइल का पूरा एड्रेस प्रॉपर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट, फाइल, एक्सेल फाइल का नेम क्या होता है? तो वो होता है आपके पास वर्कबुक। इंडिविजुअल पेज की बात करें हम तो वो आता है यहाँ पे वर्कशीट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है आपका? वो होता है सेल। और सेल किससे बनता है? रो एंड कॉलम के मीट से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक्सेल इंटरफेरेंस, इंटरफेस के बारे में। कुछ एक्सेल इंटरफेस होते हैं जैसे की कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बार्स होती हैं, मेन्यू बार होती हैं, कुछ वर्कशीट, सेल, ट्रांसपोर्ट, सेल कैरेक्टर। तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो ये चीज जो यहाँ पे हाईलाइट दिख रही है, इसी को ही क्या नाम दिया जाता है? सेल। और ये सेल किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? ये बनता है मेरे पास रो प्लस कॉलम के कॉम्बिनेशन से। ठीक है। तो जब मैं इसमें बात करता हूँ, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे फॉर्मूला बार। यहाँ टॉप में ही आपको थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो फॉर्मूला बार में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? शो कंटेंट ऑफ सिलेक्ट सेल। जब मैंने यहाँ पे किसी भी सेल में कुछ भी यहाँ पे मैंने मार्क किया, जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ विशाल, तो वो मुझे फॉर्मूला बार पे मुझे देखने के लिए वहां पे मिलेगा कि इसने विशाल यहाँ पे टाइप किया है। ठीक है। दूसरा आता है मेरे पास नेम बॉक्स। नेम बॉक्स पे आपको शो एड्रेस करंट सेल, जैसे A1। जैसे A1 मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो नेम बॉक्स पे मुझे उस सेल का एड्रेस नेम दिखाई देगा जो कि है A1। नेक्स्ट आता है वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज इक्वल टू वर्कबुक। ये एक्सेल फाइल का नेम है। वर्कशीट, सिंगल स्प्रेडशीट जो होती है उसी को ही, या सिंगल टैब जो होता है उसी को ही क्या कहा जाता है? वर्कशीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका सेल। और इंटरेक्शन ये किसका बना होता है? रो और कॉलम का। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ट्रांसपोज। ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज क्या होता है? रो डाटा इन कॉलम और कॉलम डाटा इन रो, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स।
ट्रांसपोज। देखो ट्रांस का मतलब ही होता है बड़ा या उल्टा। तो जब रो डाटा होगा किसमें, कॉलम में, और कॉलम डाटा होगा जब रो में, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपोज। उसके बाद आता है सेल कैरेक्टर। तो सेल कैरेक्टर आपके कितने होते हैं, मतलब मैं बात करूं कि ये जो मेरे पास एक सेल है, इसमें मैं कितने कैरेक्टर यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ मैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। वो लिख सकता हूँ मैं 32,767 कैरेक्टर एक सेल में। ठीक है, तो ये डाटा भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट चार्ट क्या होता है, तो चार्ट आपका इज इक्वल टू चार्ट विजार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल हाईलाइट भी बता देता हूँ, थोड़ा सा जो चीज़ें अभी आपने पढ़ी यहाँ पे। ठीक है, देखो जब मैंने यहाँ पे कोई सपोज नाम लिखा मैंने यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो ये चीज जो आई मेरे पास यहाँ पे, इसको बोलते हैं सर फॉर्मूला बार। ये होती है मेरे पास फॉर्मूला बार, जिसमें क्या दिखता है, शो कंटेंट टू सिलेक्ट सेल। ये मेरे पास देखो मैंने एक सिलेक्ट सेल किया, तो इसमें क्या कंटेंट लिखा है ये मुझे फॉर्मूला बार पे शो होगा। देखो नाम भी आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला बार। दूसरा, जब मैंने यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट किया, ये देखो जैसे मैंने A1 सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो ये मुझे कहाँ दिखाई देगा, नेम बॉक्स में। ठीक है, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। तो ये जैसे मैंने सेल को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, पहले मेरे जो रो दिखाई देगी, फिर मुझे यहाँ पे कॉलम दिखाई देगा। ठीक है, तो वो जो एड्रेस आया सेल का वो क्या आया यहाँ पे, V3। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज और पढ़ी, ये कि टोटल उपमेट नाम दिया जाता है वो फाइल का, वो क्या दिया जाता है, बुक 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है इसका, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और टोटल कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे जाते हैं, वो लिखे जाते हैं 32,700। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 32,767 टोटल कैरेक्टर यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रो कॉलम्स एंड टोटल शेल्स इन्वर्जन। टोटल रोज कितनी होती हैं, कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल शेल कितने होते हैं एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो मेरा आता है वर्जन 2003, तो इस पे रोज कितने आती हैं, टोटल 65,536 रोज हैं, और कॉलम्स कितनी है मेरे पास 256। ठीक है, टोटल आप चाहे याद कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर जो आपके रोज एंड कॉलम्स हैं वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। सही है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेल। तो एक्सेल 2007 में रोज कितनी आती हैं टोटल, तो वो आएंगी 10,48,576 मेरे पास रोज हैं, और कॉलम्स कितनी हैं 16,384, और जो लेटेस्ट वाली है XFD वाली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेल 2013 के बाद जितनी भी आपके पास ये हैं आपके रोज हैं वो कितनी हैं, वो भी सेम ही है 10,48,576, और रोज भी आपकी क्या है, सेम ही है 16,384। और टोटल आपके ये टोटल सेल्स होते हैं कि एक स्प्रेडशीट में टोटल सेल्स कितने होते हैं वो चीज़। नेक्स्ट कुछ डिफॉल्ट वर्कशीट मेरे पास कितनी होती हैं, तो 2013 के अकॉर्डिंग 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, ये 3 वर्कशीट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ MS एक्सेल, वहां पे आपको दिखेगा यहाँ पे शीट 1 ऐसे करके, शीट 1। ठीक है, अभी बताता हूँ। उसके बाद और 2016 के बाद अगर मैं बात करूं 2019, 2021 और अभी भी मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 1 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करा, MS एक्सेल मैंने ओपन करा, तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है देखो शीट 1, तो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे शीट 1 ही मिल रही है। फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पे न्यू शीट को जनरेट करूंगा, तब जाके मुझे यहाँ पे क्या आएगा, शीट 2, शीट 3, शीट 4। ठीक है, पर बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे कितनी भी देखने के लिए मिलती है, ओनली 1 शीट। और अगर 2013 से पहले अगर मैं बात करूं, तो मुझे यहाँ पे देखने के लिए कितनी मिलती थी शीट्स, तो वो थी आपकी यहाँ पे ओनली 3, 1 2 3, और आज की डेट में कितनी है टोटल 1।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम शीट का जूम साइज जो होता है। तो मैक्सिमम शीट एडेड इसमें कितनी कर सकते हैं हम, नो लिमिट। इस पे कोई लिमिट नहीं, मैं जितनी मर्जी शीट को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, है ना, वो मेमोरी पे डिपेंड करता है। और जूम कितना होता है मिनिमम, वो होता है 10%, सभी में ही 10 होता है। बाय डिफॉल्ट सभी में ही 100 होता है। और मैक्सिमम कितना होता है इसमें, 400। ठीक है, एक्सेल में भी आपने पढ़ा जो मैक्सिमम जूम होता है वो 400% होता है। पावर पॉइंट में भी आपने पढ़ा था मैक्सिमम जूम कितना होता है, वो भी 400 होता है। लेकिन एम एस वर्ड में कितना होता है, वो होता है 500%। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपने जान लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एम एस एक्सेल कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है Ctrl+N। तो Ctrl+N का यूज़ कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा क्रिएट न्यू वर्कबुक। जब न्यू वर्कबुक आपने ओपन करनी है उसको यूज़ करने के लिए Ctrl+N का यूज़ करोगे। Ctrl+O यूज़ कहाँ किया जाता है, ओपन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। ओपन वर्कबुक को यूज़ करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, शॉर्टकट कमांड का Ctrl+O। नेक्स्ट आता है F12, ओपन सेव एज डायलॉग। ये हमने पहले भी पढ़ा है। Ctrl+W का यूज कहाँ किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लोज वर्कबुक। जो जिस वर्कबुक पे आप काम कर रहे हो उसको क्लोज करने के लिए आप किस कमांड का यूज करोगे, Ctrl+W। नेक्स्ट अगर बात करें हम Ctrl+F4, तो Ctrl+F4 का यूज कहाँ किया जाएगा, क्लोज एक्सेल। टोटल ही MS एक्सेल जो आपने ओपन किया है सॉफ्टवेयर वो टोटल ही क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट Shift+F11, तो इंसर्ट न्यू वर्कशीट। जो यहाँ पे आ रहा था ना शीट 1 और शीट 2 शीट 3, तो जब न्यू शीट आपने ऐड करनी है तो क्या आएगा, Shift+F11। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको लग रहा होगा कि सर ये Shift+F11 और Ctrl+N में क्या फर्क है। ठीक है, तो इस पे दो चीज़ों पे ध्यान देना। जब आपने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया है MS एक्सेल पे, यहाँ पे मेरे पास एक शीट ओपन हुई है, तो Shift+F11 तब यूज़ किया जाएगा जैसे मैंने इस शीट पे काम कर लिया है, अब मुझे दूसरी शीट यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, तो जितनी मर्जी शीट में ऐड कर सकता हूँ एक ही फाइल में, तो तब मैं यूज़ करूँगा Shift+F11। सही है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, मुझे एक फाइल मैंने तैयार कर ली है अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने इस पे ऐड कर लिया है डाटा। अब मुझे किसी और का डाटा ऐड करना है, मुझे दूसरी फाइल जनरेट करनी है, तब मैं यूज करूंगा Ctrl+N का। अब सही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। F11 का यूज किया जाता है शॉर्टकट कमांड का, क्रिएट बार चार्ट। अभी हम चार्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे थोड़ी देर में, तो आपको अच्छे से बताता हूँ। कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाएगा स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक। जैसे मैंने 1 वर्कबुक ओपन करी है, 2 करी है, 3 करी है, 4 करी है, तो जब मैं टैब कंट्रोल प्लस के साथ टैब प्रेस करूंगा तो मैं इस फर्स्ट वर्कशीट से दूसरी मूव में जा सकता हूँ, दूसरी शीट में जा सकता हूँ, तीसरी शीट में जा सकता हूँ, फोर्थ में जा सकता हूँ, 5 में जा सकता हूँ। तो इसी का ही हम यूज करते हैं। स्विच का मतलब होता है एक शीट से दूसरी शीट में जाना, तब मैं यूज करूंगा Ctrl+Tab। नेक्स्ट आता है Shift+F3। Shift+F3 इंसर्ट अ फंक्शन। फंक्शन होता है जो भी एक आपने अभी बार देखी थी ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला बार पे आप जो भी लिखते हो वो होता है सर फंक्शन, उसको कहते हैं फंक्शन। नेक्स्ट Alt+Shift+F1 का यूज किया जाता है इंसर्ट वर्कशीट। Ctrl+Home का यूज कहाँ किया जाएगा, मूव टू बिगिनिंग टू शीट। स्टार्टिंग में आप शीट को जब स्टार्ट करते हो, मूव करते हो उसको वन प्लेस टू अनदर, तो Ctrl+Home का यूज करते हैं। Ctrl+End, Ctrl+End का यूज किया जाएगा मूव टू लास्ट शेल ऑन सीट। तो जो सबसे एक लास्ट शेल होगा उसमें जाने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, Ctrl+End। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे F2। तो F2 होगा एडिटर शेल, Ctrl+9 होगा हाइड सिलेक्टेड ड्रॉ, Ctrl+0 होगा मेरे पास हाइड सिलेक्ट कॉलम, और Ctrl+सेमीकोलन ये होता है करंट डेट, और Ctrl+Shift+सेमीकोलन ये होता है टाइम। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज थोड़ी सी आपने लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं
डाटा फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है यहाँ पे, मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस एमएस एक्सेल के पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और थोड़े से मैं आपको आगे भी बताऊंगा, है ना, तो यहाँ से भी, हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा सा आगे आएगा वो। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें आपको सीखनी है बढ़िया से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डाटा फॉर्मेट्स के बारे में और कुछ काउंट्स फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको फंक्शंस बता देता हूँ कि एक्चुअल में फंक्शंस देखने के लिए कहाँ मिलते हैं मुझे। तो जैसे मैं यहाँ पे एमएस एक्सेल पे जाता हूँ, ये जो होता है सर, ये होता है मेरे पास फंक्शंस, जो मेरे पास एक फॉर्मूला बार होती है, इस पे क्या फंक्शंस लिखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाटा ऐड करता हूँ, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कुछ डाटा ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शंस होते हैं कुछ, जैसे इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे सम या सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे जैसे इन डाटा को सम करना है, तो ये जो आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये सम, ये सारी चीजें, ये मेरे पास यहाँ पे फंक्शंस हैं, इनको कहते हैं फंक्शंस। तो एम एस एक्सेल में जितनी भी आप कमांड लगाते हो, जितने भी फॉर्मूला यूज करते हो, फंक्शंस यूज करते हो, वो फॉर्मूला बार पे ही अप्लाई किया जाता है। सही है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो ये जो काउंट फंक्शंस होता है, ये क्या यूज होता है इसका एमएस एक्सेल में और किस चीज पर काम करता है, इसको सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है डाटा फॉर्मेट्स। एक्चुअल में होता क्या है, तो डाटा फॉर्मेट की एक शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, और जो रिबन होते हैं वो कंट्रोल प्लस F11 से मैं इस चीज को ओपन कर सकता हूँ। और टुडे अगर मैं ये फंक्शन यूज करता हूँ फॉर्मूला बॉक्स में, तो मुझे करंट डेट देखने के लिए मिल जाएगी, और मैं नाउ का यूज करूंगा तो डेट प्लस टाइम का मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल भी ये सारी चीजें बाद में थोड़ी देर में आपको करवाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपका डाटा फॉर्मेट्स जो होते हैं। डाटा फॉर्मेट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 5। कौन कौन से? नंबर, करेंसी, डेट, परसेंटेज और आपका टेक्स्ट। तो सबसे पहले जो आता है आपका यहाँ पे नंबर। डाटा फॉर्मेट में जो नंबर का काम होता है वो क्या होता है? स्टोर डाटा एज अ नंबर, नंबर के ही डाटा को ये स्टोर करेगा। करेंसी का क्या होगा? स्टोर इन अ डाटा फॉर्मेट ऑफ करेंसी, करेंसी के फॉर्मेट पे आपकी डाटा को स्टोर करेगा। और डेट का यह क्या होगा? यहाँ पे स्टोर्ड एज डेट, और परसेंटेज स्टोर नंबर एज अ परसेंटेज, और टेक्स्ट स्टोर डाटा एज अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पहले बन चुका है। उसके बाद काउंट फंक्शंस। काउंट फंक्शन होते हैं मेरे पास यहाँ पे 4। कौन कौन से हैं वो 4 फंक्शन? सबसे पहले आता है काउंट। और तो काउंट क्या करता है? ये काउंट नंबर ओनली, ये काउंट जो फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट है, ओनली नंबर को ही काउंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जैसे इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला बार पे एक फंक्शन लगाऊंगा, कौन सा वाला? इज इक्वल टू काउंट, COUNT, और ये ब्रैकेट में आप लिखोगे यहाँ पे शेल का नेम, A1 से लेकर A10 तक टोटल कितने नंबर्स हैं उनको काउंट करके मुझे ये फंक्शन दे देगा। सही है। दूसरे नंबर पर आता है काउंट ए फंक्शन, काउंट ए, COUNT A। तो इसका काम क्या होता है? काउंट ऑल, ये आपका नंबर को भी काउंट करेगा, टेक्स्ट को भी काउंट करेगा और वैल्यूज को भी काउंट करेगा। फंक्शंस आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन का काम क्या होता है? काउंट करेगा ये ब्लैंक को और एम्प्टी शेल को भी काउंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन का काम क्या होता है? ये करता है काउंट शेल मैचिंग अ सर्टेन क्राइटेरिया, काउंट करता है शेल को, जो भी आपको क्राइटेरिया वहां पे अवेलेबल होगा तो उनको मैच करने के लिए या शेल्स को काउंट करने के लिए हम काउंट इफ का यूज करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉल रेफरेंसिंग की। तो कॉल रेफरेंसिंग सॉरी सेल रेफरेंसिंग यहाँ पे जो होती है, कॉल पढ़ रहा हूँ इसको, सेल। तो सेल रेफरेंसिंग जो होती है वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी, A1, $A$1 और $A9 और $A9। ठीक है, तो 3 टाइप्स आपको सेल रेफरेंसिंग आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो होती है, देखो रेफरेंसिंग का मतलब होता है यूजिंग सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला। देखो सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है जैसे उस सेल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे मैं उस सेल का एक एड्रेस दे रहा हूँ फॉर्मूला बार पे कि इस सेल का ये एड्रेस है भाई। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो जैसे रैम, रिलेटिव, रैम के जो कौन कौन से, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो ये होते हैं 3 टाइप्स। तो जो सबसे पहले आता है वो आता है मेरे पास यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, इसमें नो डॉलर साइन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे ये शेल का नेम है मेरे पास, ये शेल का नेम है, तो इसमें इसमें डॉलर साइन देखने के लिए मुझे नहीं मिलता है। दूसरा मेरे पास आता है यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस पे मुझे क्या देखने के लिए मिलता है कि रो और कॉलम से पहले मुझे डॉलर साइन देखने के लिए मिलता है। जैसे ये वाली जो चीज होती है अल्फाबेट, ये होती है मेरे पास रो, और ये जो नंबर्स होता है ये होता है मेरे पास यहाँ पे कॉलम। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको बता देता हूँ कि रो और कॉलम क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे जाना स्क्रीन पे, ये जी सर, ये जो नीचे को आ रही है ये होती है मेरे पास रो। ठीक है, याद रखना जो ए बी, ये सी डी, ये क्या चीजें हैं, ये है मेरे पास यहाँ पे रो। ठीक है, और ये जो आ रहा है नीचे 1 2 3 4, मतलब आप सिंपल भाषा में बोले नंबर्स, तो नंबर्स क्या है मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स, और अल्फाबेट क्या है मेरे पास यहाँ पे रोज। तो ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है नेम बॉक्स में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला एड्रेस एक सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले मुझे नाम दिखेगा यहाँ पे रो का बी, उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखेगा 3 कॉलम का नेम। ठीक है, तो सेम चीज है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, रो और कॉलम से पहले मुझे यहाँ पे डॉलर साइन देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और तीसरा आता है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस मतलब इसमें रो और कॉलम से पहले मुझे डॉलर साइन देखने के लिए मिलेगा, या रो के बाद मुझे डॉलर साइन, या कॉलम से पहले डॉलर, मतलब कैसे कैसे भी मिक्स आ सकता है ये चीज। ठीक है, तो वो आएगा मिक्स्ड रेफरेंस। तो आई होप कि इस पेज से आपको सारी चीजें हाईलाइट हो गई होंगी इस स्लाइड से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो रेफरेंस कैन चेंज व्हेन फॉर्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल, नो डॉलर साइन यूज्ड। ठीक है, सिंपल। रिलेटिव रेफरेंस पे क्या चीज होती है, डॉलर साइन का यूज किया ही नहीं जाता है। व्हेन यू कॉपी, तो जब आपने फॉर्मूला को कॉपी करते हो रो एंड कॉलम पे, तो बहुत चेंज ऑटोमेटिकली, ये खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक एड्रेस दिया, यहाँ पे इज इक्वल टू A1 + B1। ठीक है, मैंने एक एड्रेस को यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, 2 सेल को के डाटा को प्लस कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से सीधा आ जाएगा A2 + B2 व्हेन कॉपी डाउन। जब मैं नीचे कॉपी करूंगा उसको तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपकी वहां पे कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट ये वाला जो एब्सोल्यूट रेफरेंस पढ़ा आपने, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस पे क्या होगा, रो एंड कॉलम से पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डॉलर साइन आ जाएगा। ठीक है, तो A1 स्टे फिक्स्ड व्हेन कॉपीड एनीवेयर, ये कभी भी कहीं पर भी कॉपी हो सकता है। तीसरा जो मिक्स्ड रेफरेंस है, तो इसमें आपका रो और जो फिक्स्ड है, ठीक है, इस डॉलर साइन यूज्ड आइदर विद रो और कॉलम, कभी भी रो से पहले भी, या रो के बाद, या कॉलम से पहले कॉलम के बाद, नॉट बोथ, और वन पार्ट कैन बी चेंज, ओनली एक पार्ट को ही हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सही है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे PEMDAS ऑर्डर एंड फ्रीज पेन्स। फ्री पेन्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ से भी आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे PEMDAS क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है और फ्रीज पेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो PEMDS पेमदास ये एक ट्रिक है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन एक्सेल। एक एक्सेल में एक ऑर्डर होता है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा बोर्ड मास, पढ़ा है मैथ में बोर्ड मास। जैसे सबसे पहले मैं अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल देता हूँ, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 यहाँ पे -2 और यहाँ पे दे देता हूँ डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1। तो सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व किया जाता है, वो होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाता है, उसके बाद डिवाइड किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद एडिशन किया जाता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो एक बोर्ड मास आपका यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, मतलब एक तरीका होता है किसी भी वैल्यू को सॉल्व करने का। तो सेम अगर हम बात करेंगे MS एक्सेल के बारे में, तो इसमें भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। वो ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या रहता है, उस चीज को ही एक नाम दिया जाता है PEMDAS। अब अच्छे से समझे, पेम दास। तो P से आता है आपके पास पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है कैलकुलेटिव फर्स्ट, जो आपके पास ब्रैकेट होता है ना, उसको ओपन किया जाएगा। दूसरे नंबर पर आएगा एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का मतलब होता है पावर, 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 2 इज इक्वल टू 8। दूसरे नंबर पर इसको सॉल्व किया जाएगा। तीसरे नंबर पर सॉल्व किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शंस को। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पर ही कर लेते हैं इसको। 10 प्लस 6 माइनस 3 और यहाँ पे आ गया आपका डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -1। तो जब मैं इस ऑपरेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे इसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसका आंसर यहाँ पे आएगा आपका 12। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीज पैनल। तो फ्रीज पैनल क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो ये फ्री पैंस क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, डिस्प्ले को बड़ी करता हूं। तो सबसे पहले फ्रीज पेन्स होता क्या है। फ्रीज पेन्स आर यूज्ड टू लॉक एनी रो और कॉलम सो इट इज रिमेन्स विजिबल इवन आफ्टर स्क्रॉलिंग द शीट वर्टिकली हॉरिजेंटली। ठीक है, फ्रीज का मतलब होता है उस शेल को जमा देना। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूँ, फ्रीज पेन्स क्या होता है, एक रो और कॉलम के एक सेल को लॉक कर दिया जाता है टोटली, ताकि आप किसी भी शीट में अगर जाओ वर्टिकली चाहे हॉरिजेंटली, तो मुझे वो चीज़ डायरेक्ट वहाँ पे दिख जाए। सबसे पहले आता है हेडर रो फ्रीज। हेडर का मतलब होता है जब मैंने कोई चीज़ लिखी तो टॉप में जो भी मेरे पास उस फाइल का नेम आ रहा है वो होता है मेरे पास हेडर, तो वो फ्रोजन हो जाता है। जैसे डाटा रो 1 ये कहाँ होता है, स्क्रॉल नॉर्मली, और डाटा रो 2 स्क्रॉल नॉर्मली, डाटा 3 आपका स्क्रॉल नॉर्मली। तो डाटा रो 1, डाटा रो 2, डाटा रो 3। तो इसमें ही आपकी लोकेशन कहाँ होती है, ये व्यू टैब में अगर आप जाओगे तो फ्रीज पेन्स आपको वहां पे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो लॉक रो एंड कॉलम विजिबल ऑन स्क्रीन इवन आफ्टर स्क्रॉलिंग। तो नेविगेट बिटवीन द वर्कशीट, और ये शॉर्टकट कीज कैसे ढूंढी जाती है, शॉर्टकट भी आप इस चीज को कर सकते हो, कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल प्लस पेज डाउन, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन से भी आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शंस। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी पीछे वाली एक स्लाइड थी उससे ज़्यादा ये वाली एक फाइल भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ एक्सेल के फंक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन आता है इफ। इफ फंक्शन का यूज कहाँ किया जाएगा, चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कोई कंडीशन मेरे पास सही है या गलत है उसका पता लगाने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, इफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया भी है देखो, इज इक्वल टू इफ
A1 ग्रेटर देन 50, अगर 50 नंबर से ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं तो वो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा, तो वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। दूसरा आता है एच लुकअप। एच लुकअप फंक्शन का यूज कहाँ किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो किया जाएगा हॉरिजेंटल लुकअप के लिए, सर्चेस इन रो डायरेक्शंस। जो आपकी रो बताई ना मैंने, रो कौन सी होती है, अल्फाबेट वाली, A B C D ऐसे, तो ये मेरे पास आती है रो। अगर इस रो में मुझे कोई डाटा ढूंढना है, कोई डाटा सर्च करना है, तो मुझे एच लुकअप फंक्शन का मैं वहां पे यूज करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होगा फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। वर्टिकल लुकअप पे हम इस चीज को काम करेंगे। और लुकअप फंक्शन कहाँ यूज किया जाएगा, रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम एक्सेल शीट्स फ्रॉम सर्चिंग डाटा। ट्रिम फंक्शन का यूज रिमूव रिमूव ऑल एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम अ सेल। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिम फंक्शंस का यूज कहाँ किया जाएगा, जितना भी आपने एक सेल में एक लेटर लिखा, एक वर्ड लिखा, तो उस वर्ड में जो स्पेस होगा उसको कम करने के लिए, हम जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसको कम करने के लिए हम किसका फंक्शन का यूज करेंगे, ट्रिम फंक्शन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्कैटेनेट। ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। कॉन्कैटिनेट का फंक्शंस का क्या काम होता है, कंबाइन वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल शेल इनटू वन। जितने भी शेल मेरे पास वहां पे बने होंगे, ठीक है, तो उस शेल को, सारे डाटा को एक ही शेल में कंबाइन करना उस डाटा को, तब हम यूज करते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शंस को। नेक्स्ट लैन फंक्शन, LEN, लैन फंक्शन तो काउंट करता है ये नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ शेल, स्पेस के, बिना स्पेस के, इंक्लूडेड स्पेस। एवरेज को, एवरेज क्या क्या होता है, कैलकुलेट द एवरेज मीन और नंबर्स। जैसे मैंने यहाँ पे शेल में 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से लिखा, और मैं इसकी एवरेज अगर फंक्शन लगा देता हूँ तो डायरेक्ट आपकी एवरेज निकल के आ जाएगी यहाँ से 3। नेक्स्ट आता है मीडियन। तो मीडियन का काम भी ये इस प्रकार से ही होता है, आपकी एवरेज की ही तरह काम करता है। तो रिटर्न मिडल वैल्यू फ्रॉम सेट ऑफ नंबर्स। जैसे मीडियन 1 2 3 4 5 लिखा तो डायरेक्ट मेरे पास यहाँ से मीडियन निकल के आ जाएगा सेंटर वैल्यू। नेक्स्ट आता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन का काम होता है राउंड अ नंबर डाउन टू नियरेस्ट सिग्निफिकेंस लोअर वैल्यू। ठीक है, ये डाउन टू नियरेस्ट कर देता है सिग्निफिकेंस वैल्यू को ढूंढने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लोर फंक्शन का। नेक्स्ट आता है मेरे पास सीलिंग। सीलिंग फंक्शन का यूज कहाँ किया जाता है, राउंड नंबर अप, नंबर अप के लिए सिग्निफिकेंस अपर वैल्यू को ढूंढने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपका सीलिंग फंक्शन का। और नेक्स्ट वर्क डे। वर्क डे फंक्शंस का यूज कहाँ किया जाएगा, रिटर्न डेट आफ्टर स्पेसिफाइड वर्क डेज, वर्किंग डेज, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वर्क डे फंक्शन का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो MS एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इतना भी कर लोगे तो क्वेश्चंस यहाँ के बाहर आपके नहीं जाने वाले हैं। सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ चार्ट के बारे में, कुछ मैक्रोज और कुछ एरे फॉर्मूले जो होते हैं। तो सबसे पहले चार्ट्स जो होते हैं आपके वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं मेरे पास 3, BPL। बी से आता है बार चार्ट, P से आता है पाई चार्ट, L से आता है मेरे पास लाइन चार्ट। तो बार चार्ट जो होते हैं वो होते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आपको ड्रॉ भी किया हुआ है, देख सकते हैं। कंपेयर डाटा अक्रॉस कैटेगरी, ऑल कैटेगरी। दूसरा आता है पाई चार्ट, कंपेयर परफॉर्मेंस टू एम्प्लॉय, शो प्रॉपरेशंस या प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है लाइन चार्ट, शोइंग ट्रेंड्स और चेंज ओवर टाइम। ठीक है, लाइन आपकी जब आपने देखे होंगे ग्राफ्स को तो उनको कहते हैं लाइन। उसके बाद आता है ऑटोफिल। ऑटोफिल एक फंक्शन होता है, क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डाटा। एक्सेल का फीचर है ये एक ऑटोफिल का, अपने आप ऑटोफिल वहां पे डेटा हो जाता है। उसके बाद आता है एरे फॉर्मूला, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एरे फॉर्मूले का यूज कहाँ किया जाता है, वर्किंग विद मल्टीपल रेंज। जब मैं यहाँ पे कर्सी ब्रैकेट का यूज करता हूँ, शोन एन एरा फॉर्मूला पे आप यहाँ पे कर्सी फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, तो कर्सी ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो इसका आप शॉर्टकट कमांड से भी आप कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करके आप एरे फॉर्मूले को वहां पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है स्पार्क लाइंस। क्या होती हैं,
ये टीनी चार्ट्स प्लेस्ड इन अ सिंगल शेल और कलेक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। स्पार्क लाइंस क्या होती है, एक टीनी चार्ट्स प्लेस होता है कहाँ पे, एक सिंगल शेल में या कलेक्शंस पे। तो विजुअलाइज ट्रेंड्स इन अ कॉम्पैक्ट सिंगल शेल चार्ट, उसको कहते हैं स्पार्क लाइंस। नेक्स्ट आता है माइक्रो मैक्रो लैंग्वेजेस। तो मैक्रो लैंग्वेजेस होती हैं आपकी 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले यहाँ से बन चुका है। पहले आती है XLM, दूसरा आता है VBA। VBA, तो पहला जो आता है आपका एक्स, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, XLM। तो XLM क्या होता है, एक्सेल मैक्रो। अर्लियर वर्जन पे हम इसका यूज करते थे पहले, ओल्डर एक्सेल पे XLM का। और जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी लैंग्वेज क्या है, मैक्रो लैंग्वेज, वो है VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस पे, ठीक है। VBA इज करंटली यूज्ड इन MS एक्सेल फॉर मैक्रो प्रोग्रामिंग पे हम इसका यूज करते हैं। और लास्ट आता है आपके पास बेस फंक्शन। बेस फंक्शंस का यूज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बेस फंक्शन का यूज किया जाता है, जैसे बेस लिखा मैंने यहाँ पे 7 2, तो ये 1 1 कन्वर्टेड हो जाएगा आपका डेसिमल पे, कहाँ पे, ये वाला बेस फॉर्मूला लगाकर। और इसकी वैल्यू जो होगी, जैसे बेस फंक्शन लिखा मैंने 7 और 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बाइनरी पे 1 1 1, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी हाईलाइट चीजें। मैं आपको थोड़ा सा एक बेस फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। बेस फंक्शन जो आपने किया, ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपने एक देखा था यहाँ पे, जब मैंने बेस वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा था 7 और 2, ठीक है, तो बेस फंक्शन आपका 7 और 2 का बेस फंक्शन कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, और या तभी इसको आपने डेसिमल में चेंज करके बाइनरी में इसको लिखना है, ठीक है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको करूंगा 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। एक्चुअल में यहाँ पे डेसिमल में इसको लिखा जाता है, ये चीज़ मैं आपको आगे थोड़ा सा हाईलाइट करवाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी अभी एक चीज़ आपको समझ लेना कि 4 + 2 6 और 1 7। तो जब मुझे 7 बनाना है यहाँ पे, तो 4 भी मेरे पास 1 आएगा, 2 भी मेरे पास 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 1, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे बाइनरी पे मैंने लिखा, ठीक है। चलो एक बढ़िया से लेते हैं एक और एग्जांपल। मैं बोलता हूँ मैंने बेस फंक्शन यूज करना है किसमें, 15 2 और 10 पे, ठीक है। और ये आएगा इसमें मिनिमम लेंथ ऑफ 10, मिनिमम लेंथ ऑफ 10 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस फॉर्मेट को बाइनरी फॉर्मेट में डेसिमल में मुझे लिखना है, तो डेसिमल में इसको लिखूंगा मैं 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। डेसिमल में मैंने लिखा। अब मुझे इन नंबरों को ऐड करके मुझे ये वाले नंबर बनाने हैं, या बोल सकते हो मुझे सिंपल जो है 15 बनाना है, ठीक है। जैसे ये स्टार्टिंग वाला जो होता है, जैसे 12 13 14 15, ठीक है, ये आ गया आपके पास टोटल 15। तो जब यहाँ पे आपका 15 बना, तो 15 कैसे बना, मेरे पास 15 बनेगा, 8 भी मेरे पास वहां पे 1 आएगा, 4 भी 1 आएगा, 2 भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। लेकिन मुझे 10 फॉर्मेट पे ये लिखना है, ठीक है, मिनिमम लेंथ आपकी 10 होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 1 1 1 1, और इससे पीछे 4 डिजिट आ गई मेरी, ये 6 7 8 9 10। तो आंसर आएगा मेरे पास आपका ये, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं हो पा रही होंगी, पर जब हम आगे डेसिमल चैप्टर, ये बाइनरी चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे से हाईलाइट होंगी, ठीक है। तो जैसे मैं यूज़ करता हूँ बेस फंक्शन 12 2 और 8 में, ठीक है। सेम इसमें मिनिमम लेंथ आपकी कितनी आनी चाहिए आपकी, चलो मिनिमम लेंथ मैं दे देता हूँ यहाँ पे 8। तो मिनिमम लेंथ 8 पे आप इस चीज़ को कैसे करोगे, ठीक है। तो सेम मुझे डेसिमल पे इसको लिखना है 8 4 2 1, ठीक है। मुझे यहाँ पे कितना बनाना है, टोटल 12। तो 12 बनाने के लिए मैं किस किस बिट का यहाँ पे यूज करूंगा, देखो 8 1 आ गया, 4 12 1 आ गया, बस इनकी जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे 0 0 लिखूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0, तो ये आया मेरे पास 4।
तो 8 बनाना है, तो 1 2 3 4, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे बेस फंक्शंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बेस फंक्शन जो होता है यूज किया जाता है एमएस एक्सेल में। अब सही है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट कुछ क्विक रिवीजन, जो अभी आपने सारी चीजें पढ़ी क्या क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एमएस एक्सेल को एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। कुछ एक्सटेंशन, ये इसकी ओल्ड एक्सटेंशन है और ये इसकी लेटेस्ट एक्सटेंशंस हैं। इंडिविजुअल पेंट्स कौन सा होता है, वर्कशीट। रो एंड कॉलम के मिलने को क्या कहते हैं, आपका शेल। टोटल रोज कितनी होती हैं 2003 के अकॉर्डिंग 65,536, और टोटल रोज कितनी होंगी 2007 के बाद 10,48,576। डिफॉल्ट वर्कशीट ओल्ड में कितनी होती थी 3 टिल 2013 तक, और उसके बाद टोटल कितनी आने लगी 1। जूम मिनिमम होता है 10%, मैक्सिमम होता है 400%। नेम बॉक्स शो कहाँ होता है, एड्रेस ऑफ करंट शेल। टुडे शॉर्टकट्स किसके लिए यूज, टुडे शॉर्टकट कीज किसके साथ हम यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। 3 सेल रेफरेंस टाइप कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। फर्स्ट स्प्रेडशीट का नाम क्या था, विजी कॉल्क। फाइल एक्सटेंशंस या एक्सेल फाइल का नेम क्या होता है, वर्कबुक। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है आपका, शेल। फॉर्मूला स्टार्ट विद किससे, इज इक्वल टू इक्वल साइन से। कॉलम 2003 पे कितने थे आपके 256। नेक्स्ट कॉलम 2007 प्लस कितना था 16,384। डिफॉल्ट वर्कशीट मेरे पास कौन सी है 1, कौन 2016 19 21 के बाद। फॉर्मूला बार शो कंटेंट ऑफ सिलेक्टर सेल। स्पेल चेकर शॉर्टकट क्या है F7। नाउ शॉर्टकट के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। एरे फॉर्मूला शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट्स थे जो कि सारे के सारे आपकी एमएस एक्सेल्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो यही थे। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका, मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्वेश्चंस कि आपके डिफ़ॉल्ट नेम, फाइल नेम, सेल की लोकेशंस, कुछ इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कुछ इनके रोज और टोटल कॉलम्स कितनी थी, और कुछ बेसिक सी चीज़ें स्टार्टिंग्स की। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से अंडरस्टूड हुई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, और आपको लास्ट में ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शंस पे यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिखेगा टेलीग्राम का, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वर्जन पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, जाकि तभी भी अगर कोई नोटिफिकेशन आती है आपको, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।